स्वागत तो करो हमारा। Hello everyone, this is your friend Aman Bhardwaj, aka the MBA Chad. This is Rakshit Joshi, ex-Saxo Bank employee. So I am an ex-government banker and currently we are the second year students at MDI Gurgaon. तो इंटर्नशिप का पैसा बचा के दारू के लिए हमने खरीदा है सस्ता सा बाइक और ये जूडियो के सस्ते दिखने वाले बढ़िया कपड़े, और हम चालू कर रहे हैं आज अपना पहला पॉडकास्ट। तो इसमें हम बात करेंगे लाइफ के बारे में, एमबीए के बारे में और सब चीज़ों के बारे में। चल पूछ फिर। सो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वाई एमबीए? रक्षित, तूने एमबीए क्यों सोचा एमबीए करने का? यार मैं पहले एक टेक कंपनी में काम करता था। हाँ। तो 2 साल वहाँ टेक कंपनी में काम करने के बाद थोड़ा इंटरेस्ट लूज हुआ धीरे धीरे टेक में, और लोग जैसे मैनेजर्स थे उन्हें देखा कि ये एमबीए वाले लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, तो उन्हें काम से फैसिनेट होकर मुझे लगा कि ये मैनेजमेंट परस्यू करना चाहिए। कि एक टेक का नॉलेज मुझे हो गया था, उसके मुझे ऐसा लगा कि अब टेक से आगे बढ़ के मेरे को टेक साइड छोड़ के मैनेजमेंट भी जाना चाहिए। तो फिर कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं मैनेजमेंट की तरफ बढ़ूँ। तो फिर मैंने धीरे धीरे कैट के लिए पढ़ाई करना शुरू किया, और हार्डली 2 और 3 मंथ्स मैंने पढ़ाई की, और फिर मैंने कैट दिया और एंडेड अप एट एमडीआई। तो तेरा कैट का कौन सा अटेम्प्ट था ये? कैट का मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पहला अटेम्प्ट मैंने मजे मजे में दिया था, दूसरा अटेम्प्ट मैंने सोच समझ के दिया, बैंक में काम करके। फिर मुझे लगा कि ये रिक्वायर्ड है, उस समय थोड़ी पढ़ाई की 2-3 महीना, तो फिर मेरे को सर में अच्छा मैंने दिया एग्जाम, और फिर फाइनली आई मेड एमडीआई। तो पहले अटेम्प्ट में तेरी क्या बोलते हैं कॉल्स, कौन कौन सी कॉल्स थे तेरे पास? पहले अटेम्प्ट में मेरे पास कॉल्स थी, न्यू आईएम्स की थी, बेबी आईएम्स थे, बट मोस्टली ब्लैकी और कोई ब्लैकी कॉल नहीं था, एमडीआई कॉल नहीं था, मतलब लोअर साइड ही कॉल थे। तो इसलिए तब उस समय इसलिए मन भी नहीं किया करने का ज्यादा। तो क्यों लगा तेरे को ऐसा? मतलब तेरी उस साइड कैट परसेंटाइल कम थी या फिर तेरे पास वर्क एक्सपीरियंस कम था? ऐसा क्यों? कॉस्ट डिफरेंस क्यों? वर्क एक्सपीरियंस भी कम था और कैट परसेंटाइल भी कम थी, तो दोनों फैक्टर मिला के ऐसा हुआ कि मेरा मन नहीं किया उस समय एमबीए करने का। तो फिर उसका मैंने उसको पोस्टपोन कर अगले साल कर दिया। तो भाई मेरा तो वही था कि एक गवर्नमेंट बैंक में था मैं, रूरल पोस्टिंग थी। मतलब सोचा तो एमबीए करने का पहले भी था आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन फीस देख के जो इस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे बैकग्राउंड से, तो यार थोड़ा सा डर लगता है कि यार 20-25 लाख रुपए किसी कोर्स में फंसाना, और वही पेरेंट्स के पैसे, तो थोड़ा सा एक वो रहता है दिल में। मतलब सोचा, लेकिन फिर इतना ध्यान नहीं दिया। बट फिर उसके सरकारी नौकरी छोड़ के आना भी बहुत बड़ी बात होती है कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ के एक प्राइवेट की तरफ जा रहे हो। वो है, मतलब सरकारी नौकरी का देख फायदे नुकसान हर चीज के हैं। तो बस यही था कि सरकारी नौकरी की, उसके बाद लगा कि यार पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। फिर देखा कि यार एमबीए में जाके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल जाता है, और फिर ये था कि यार बैंक में काम कर रहे थे तो पता चलेगा कि लोन अपने नाम से हो जाएगा, पेरेंट्स से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, और फिर था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना मिल जाएगा कि 1 साल में लोन चुका देंगे लगभग। तो इसलिए फिर सोचा कि चल कैट देते हैं। तो अब 1 साल हो गया हमको एमबीए में, तो आपको क्या लग रहा है हमारा डिसीजन सही है या गलत है? आप बिल्कुल सही है। मैं बोलूंगा कि लाइफ में बंदे को एमबीए करना चाहिए, और एक अच्छे एमबीए कॉलेज से एमबीए करना चाहिए। अब जब अच्छा एमबीए कॉलेज बोल रहा हूँ मैं, टीयर 1 कॉलेज नहीं बोल रहा, इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर आपका कॉलेज टीयर 1 भी नहीं है, टीयर 2 कॉलेज भी है, लेकिन अगर वो आपको आरओआई इतना दे रहा है कि 1 साल में लगभग आपकी फीस वसूल हो जा रही है, तो मैं बोलूंगा कि एमबीए कर लेना चाहिए। ये बात तो, क्योंकि एमबीए करने से दोस्तों ये होता है कि एक वाइडर पर्सपेक्टिव खुल जाता है दिमाग, और ऐसे कई सारे रोल्स और खुल जाते हैं, आप ज्यादा सोचते हो, फिर एक नई दुनिया स्टार्ट हो जाती है उसके बाद। मतलब टेक वालों को तो मैं जितना यहाँ पे आके मैंने देखा कि टेक वालों की तो दिक्कत ये है कि उनको एक पॉइंट पे आके स्टेग्नेशन आ जाता है। मतलब वो वही काम सेम करते जा रहे हैं, सैलरी इंक्रीज होते हैं, लेकिन वो एक मतलब कैरियर वाइज में, कैरियर पर्सपेक्टिव में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये तो इसलिए लोग बाग आते हैं जो अपनी हाई पेड जॉब छोड़ के भी एमबीए करने आते हैं। अब यहाँ देख ले अपने साथ बहुत बंदे हैं जो कि बहुत हाई पैकेज छोड़ के भी एमबीए करने आए हैं। जैसे हमारा एक दोस्त है, एयरबस से छोड़ के आया, नौकरी 22-23 लाख की, और हाँ बहुत हो गए हैं, डॉक्टर्स हैं, सीए हैं, काफी लोग हैं जो काफी। और दूसरी चीज मैंने ये देखी कि एमबीए में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आपके कॉलेज में जो मेन डिफरेंस रहेगा वो आपकी नेटवर्किंग का रहेगा। आपका कॉलेज कितना पुराना है, आपका एलएम बेस कितना है, आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनका पोटेंशियल क्या है, उसका डिफरेंस आता है। बाकी सिलेबस मोरलेस सेम रहता है। ये तो है किसी भी एमए कॉलेज का। अमन भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली कि एलएम बेस बहुत बढ़िया होना चाहिए। किसी कॉलेज का एलएम बेस बहुत बढ़िया हो तो उससे काफी फायदा होता है, कॉलेज में काफी कनेक्ट बढ़ जाते हैं हमारे। मतलब मेन डिसाइडिंग क्राइटेरिया आपका ये होना चाहिए कि अगर आपको कोई सेम लेवल के कॉलेज मिल रहे हैं तो आप ये देखो कौन सा कॉलेज ज्यादा पुराना है, किसका एलएम बेस, किसका इंडस्ट्री कनेक्ट कितना है। ये तो है। जब आप कोई भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लो तो पहले एक बार एलएम बेस चेक कर लो, देख लो उसका एलएम्स कहाँ है, कोई बड़े सीईओ की पोजीशन में, कोई बड़े कंपनीज में कहाँ कैसे, तो अच्छा एक क्राइटेरिया है एमबीए कॉलेज देखने के लिए। और फिर वही बात है कि यार एमबीए मतलब वर्थ इट है, क्योंकि ये आप ऐसे मत देखो 20-25 लाख रुपए आपके लग रहे हैं एक बार में। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपका, कि पूरे लाइफ आपका जो टैग है एमबीए कॉलेज का वो आपके साथ रहेगा। अब जैसे रक्षित भाई आईआईपीएम से हैं, है ना, आईआईटी के लेवल का कॉलेज है,
लेकिन मैं जो हूँ, मैं नॉर्मल ग्रेजुएशन की है मैंने, तो मेरे पास किसी अच्छे ब्रांड का टैग नहीं था। लेकिन अब मैं एमडीआई में हूँ, तो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ये टैग जो है ये मैं कैरी करूंगा। ये तो है। तो एटलीस्ट इतना है कि अगर मैं अपने पोटेंशियल पे ट्रू रहूंगा, अगर मैं मेहनत करता रहूंगा, तो लाइफ टाइम मुझे फाइनेंशियल तो एटलीस्ट कोई क्राइसिस कोई नहीं आएगा। क्राइसिस नहीं आएगा, ये तो है। तो इतना मतलब इस चीज से इंश्योर हो जाता है कि आपने अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ये तो उस चीज से इतना इंश्योर हो जाता है कि आपको लाइफ टाइम कोई क्राइसिस कोई नहीं crisis आएगा। नहीं आप आएगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहोगे, ये आप तो अपने मेहनत को जस्टिफाई करते रहोगे, तो आप कभी आपको फाइनेंशियली कोई वो नहीं होगा, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहाँ तक लोन की बात है, तो यहाँ पे सभी लोग लोन लेके ही आते हैं, ज्यादातर लोग। और लोन चुकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अब आप इतने बड़े एग्जाम निकाल के आते हैं, तो एक लोन चुकाना बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। आपकी एक अच्छी जॉब, डिसेंट जॉब लग जाती है, आप मैक्स 3 to 4 ईयर्स में पे बैक इसे कर देते हैं। हाँ, वो बैंक्स को कोई पता था, बड़ी बैंक बात से नहीं, बिना हाँ, कोई बड़ी बात नहीं। बिना कोलेटरल के, ये बिना लोन किसी देते चीज के आपको लोन देता है कोई बड़ी बात है ना। नहीं। उसमें मोरेटोरियम पीरियड भी हाँ, देता है, ये तो तो है। और मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं ये तो बैंक्स। है, ये तो है। तो ठीक है, अगर अच्छा कॉलेज आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको एमबीए पक्का कर पक्का लेना करना चाहिए, वर्थ इन्वेस्टमेंट। वर्थ इन्वेस्ट। तो रक्षित भाई, एक क्वेश्चन और आज के पॉडकास्ट के लिए, बिल्कुल। कि कैट के लिए आपको क्या लगता है कि राइट टाइम प्रिपरेशन का कब है? जैसे अभी चल रहा है अपना, जो जुलाई चालू होने वाला है, तो नवंबर में कैट होगा। तो अगर कोई बच्चा अभी चालू करता है, तो राइट टाइम आपके हिसाब से कितना टाइम चाहिए कैट की मेरे प्रिपरेशन हिसाब के लिए? से ये एक बहुत पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन है। हर बंदे को अपने आप को एसेस करना चाहिए कि वो कहाँ पर है, कितना उसको आता है कैट का। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उसे एक मॉक देना चाहिए, उसे एनालाइज करना चाहिए, उसकी हालत कितनी खराब है, किस सेक्शन में उसे क्या हालत है। फिर उस हिसाब से वो चेक करना चाहिए कि उसे कितना टाइम लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। हर बंदे का अलग अलग कैपेबिलिटी होता है। हो सकता है किसी को 4 महीने लगे, हो सकता है कोई 15 दिन में कर ले, हो सकता है कोई 2 महीने में कर ले। तो एक राइट टाइम होता है कि कहीं ना कहीं 4 महीने पहले, एग्जाम से पहले अपने आप को एसेस कर लिया जाए। फिर आपको पता चल जाए कि हमारी कहाँ गलतियां, हमारी वीक सेक्शंस क्या हैं, फिर उस पर वर्क करा जाए और फिर उसके हिसाब से पढ़ा जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं 4 महीने डाउन द लाइन, बैक द डाउन लाइन, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए और एक चीज देख लेनी चाहिए क्या है, कैसे चलता है, कैसा एग्जाम है, क्या सिलेबस है। तो मतलब मैं तो बोलता हूँ कैट मोर और लेस बैलेंस एग्जाम है, क्योंकि अगर मान लो आप इंजीनियर हो, तो हो सकता है कि आपको क्वांट में एडवांटेज हो, रीजनिंग में एडवांटेज हो, लेकिन जो जितने कॉलेज से आप सबने एकेडमिक डाइवर्सिटी का वेटेज दिया हुआ है, तो आपको एंड ऑफ द डे जब आपकी कॉलेज की कॉल्स आएगी, तो अगर आप नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से, तो आपको वहां कंपनसेट हो जाएगा। और कैट का सिलेबस इतना है कि 4 महीने अगर कोई बंदा करता है, तो क्वांट और डीआईएलआर भी आराम से कवर कर सकता है। अगर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का, तो भी कर सकता है। तो ये मतलब ये आइडल टाइम है। अगर आप जुलाई में चालू करते हो, तो आप कैट कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स अभी देना चाहते हैं कैट का एग्जाम, वो इस साल के लिए आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और, अगर जैसे मान लो अभी बच्चे हैं, तो उनको जॉब छोड़ के प्रिपेयर करना चाहिए या जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहिए? मेरे हिसाब से जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, आपको जॉब करते रहना चाहिए और साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। कहीं ना कहीं हमेशा प्लान ए और बी रेडी रहना चाहिए। कल को आपका प्लान ए फेल हो जाता है, तो प्लान बी आपको बैकअप देते रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कैट का परसेंटाइल अच्छा आने के बाद भी कॉल्स नहीं आते हैं, या फिर कॉल्स कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। जैसे कि हमने बहुत टाइम बाद देखा है, लिंक्डइन से और ऑल जगह कई लोग पोस्ट करते हैं कि इवन आफ्टर गेटिंग 99.99% दे आर नॉट गेटिंग एडमिशन टू एबीसी। तो बहुत बार होता है, तो कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो यहाँ कोई भरोसा ऐसे है भी नहीं। सही बात है। मतलब हाँ, आप कंप्लीटली छोड़ के नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज है कि आपके वर्क एक्स का भी वेटेज हमेशा सिलेक्शन क्राइटेरिया में रहता है। तो अगर आपके पास एडेड वर्क एक्स रहेगा, जिस टाइम तक आप कॉलेज एडमिशन के लिए आओगे, तो वो आपके एड ऑन पॉइंट्स देगा आपको, तो कॉलेज एडमिशन में हेल्प होगी। तो मतलब जॉब के साथ साथ ये प्रिपेयर कर लो। मतलब अगर आप दिन में 3-4 घंटे निकाल रहे हो कैट के, तो मेरे को मोर देन सफिशिएंट है। चलो, बाकी बातें अपन जो डिटेल है, डिटेल कैट प्रिपरेशन है वगैरह है, वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। आज के लिए सी यू। आज के लिए बस जाते आते आज का ज्ञान यहीं तक था। नहीं आज का ज्ञान देते बढ़िया हो गया भाई, बढ़िया हो गया भाई। अबे आज से ज्ञान तो सुन के जा। जाने से पहले लौंडों के लिए आज का ज्ञान। दुनिया में सबसे खुशनसीब वो लड़के होते हैं जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाए। वाह वाह। दुनिया में सबसे खुशनसीब वो लड़के होते हैं जिनको उनकी मोहब्बत मिल जाए। क्या बात है। और सबसे कामयाब वो होते हैं जिनको ना मिले। अरे भाई साहब, वाह वाह।